वालेकुम सलाम। अच्छा जी, तो यहाँ पे जो है मैं डायरेक्टली जो है ओबी सिस्टम से रिलेटेड ना कुछ डिस्कशन वगैरह करूँगा, ताकि जो है ना थोड़ा बहुत आप लोगों को मैं इंट्रोड्यूस कर सकूं कि ना ट्रेडिशनल सिस्टम और ओबी सिस्टम के अंदर ना मेन किन चीज़ों का ना फ़र्क है। वेट सेकंड। अच्छा, अब ये स्क्रीन मेरी होपफुली जो है ये शेयर्ड है, आप लोगों को नज़र आ रही है। काइंडली कोई फीडबैक इस चीज़ पे दे दें कि स्क्रीन शेयर्ड है प्रॉपरली। जी आ रही है सर नजर। चले बिल्कुल चले शेयर है सर। जी जी, एक सेकंड मैं ये साथ में कर लूँ कि ना थोड़ा इंटरेक्टिव सेशन रह सके। ठीक है। अच्छा जी, तो हमारे पास क्या है कि जो ट्रेडिशनल हमारे पास जो टीचिंग का मेथड होता है वो उसको हम कहते हैं इनपुट बेस्ड, ठीक है, एजुकेशन। उसके अंदर क्या होता है कि आपने जिन चीज़ों को भी जो है ना स्टूडेंट्स को कन्वे करना है, आपको टारगेट दे दिया जाता है कि जी कोर्स का इतना का आपके पास डिफरेंट आइटम्स है, मटेरियल है जो कि आपने उनको पढ़ाना है, वो आप पढ़ा देंगे। एंड के ऊपर जो है ग्रेडिंग उसके हिसाब से हो जाएगी, और अगर कोई उसमें पास है तो ठीक है, वो ट्रेडिशनल सिस्टम के अंदर पास हो गया, अगर फेल हो गया तो फेल है। लेकिन आपके पास जो है ना इनपुट बेस्ड सिस्टम के अंदर ये एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं आती कि अगर स्टूडेंट जो है पास है या फेल है, वो तो एक सेपरेट आ जाता है। उसके अंदर है कि स्टूडेंट ने कौन सी चीज़ों के अंदर कौन से जो एस्पेक्ट्स हैं इंजीनियरिंग के जिनके अंदर वो स्पेशलाइज्ड करता है, मतलब कौन सी पॉइंट्स ऐसे हैं जिनके अंदर उसकी स्ट्रेंथ है और कौन से पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि वीकनेस है। आगे अगर उसने जॉब मार्केट में या कहीं पे जाना है तो खाली अगर आप जीपीए या उस तरह के नंबर्स बताएंगे, उनसे किसी भी इंडस्ट्री के अंदर उन लोगों को नहीं पता चलता कि जी हमारा जो स्पेसिफिक काम है इंडस्ट्री के अंदर उससे रिलेटेड ये स्टूडेंट जो है ये सूटेबल रहेगा कि नहीं रहेगा। उसके लिए उनको बहुत ही थोरो किस्म के जो है फिर वो इंटरव्यूज और पूरा एक प्रोसेस करना पड़ता है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनका फोकस शुरू से सिर्फ और सिर्फ बस अपना जीपीए बढ़ाना या मार्क्स खाली लेने की तरफ ही होता है, बजाय इसके कि वो अंडरलाइंग जो फंडामेंटल चीज़ें जो उनको सीखनी चाहिए थी वो अच्छी तरीके से सीखें, कॉन्सेप्ट्स लें, तो उन लोगों को जो है ना फिर आगे जाके फर्दर प्रॉब्लम आती है। और कुछ लोग ऐसे जिनका जीपीए इतना ज़्यादा नहीं होता लेकिन उन्होंने बाज़ एस्पेक्ट्स में बहुत अच्छे तरीके से जो है इन डेप्थ उनको चीज़ें आती होती हैं, लेकिन जीपीए कम होने से उनको भी अक्सर ना प्रॉब्लम हो जाती है। तो जो आउटकम बेस्ड एजुकेशन है इसके अंदर हमने क्या किया है कि जो वाशिंगटन अकॉर्ड, और वो काफ़ी हिस्ट्री है, ये इंटरनेशनल एक तरह का सिस्टम है। इसमें उन्होंने कहा कि जी जो इंजीनियर है, हम इंजीनियर को जो है रीडिफाइन करते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे पास जो है ना इंजीनियर वो बंदा है जिसके पास ना 12 डिफरेंट खसूसियात या प्रॉपर्टीज जो हैं या एट्रीब्यूट्स जो हैं वो उनके पास होंगे। फॉर एग्जांपल, एक इंजीनियर वो बंदा है जिसके पास जो है ना इंजीनियरिंग नॉलेज है, एन एबिलिटी टू अप्लाई नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स, साइंसेज, इंजीनियरिंग फंडामेंटल्स एंड एन इंजीनियरिंग स्पेशलाइजेशन टू द सॉल्यूशन ऑफ कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स। मतलब उसके पास फंडामेंटल जो नॉलेज है इंजीनियरिंग का कि कैसे सर्किट्स को सॉल्व करना है, किस तरीके से जो है कौन से मेथड्स या टेक्निक्स को यूज़ किया जा सकता है, वो सब कुछ उसको आता है। उसके बाद सेकंड हमारे पास चीज़ आ जाती है कि इंजीनियर वो है जिसको प्रॉब्लम्स को जो है एनालाइज करना आता है। उसको पता है किस तरीके से जो है मैंने कौन कौन से रिसोर्सेज को सर्च करना है और सर्च करके जो है मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लूँगा। फिर इसके अलावा इंजीनियर वो है जिसको डिज़ाइन डेवलपमेंट ऑफ सॉल्यूशन जो है उनका पता है। अब ये हो सकता है कि ये सारे एट्रीब्यूट्स की एक मिनिमम लेवल एक चाहिए जो कि इंजीनियर कहलाने के लिए है। पर कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनका प्रॉब्लम एनालिसिस उनको बहुत अच्छा आता हो, उनको इंजीनियरिंग नॉलेज काफ़ी ज़्यादा हो, डिज़ाइन डेवलपमेंट ऑफ सॉल्यूशंस का पता हो, लेकिन मॉडर्न टूल यूजेज में वो इतने अच्छे ना हों। ठीक है, पासिंग लेवल तक हैं, और इन्वेस्टिगेशन ऑफ सॉल्यूशंस के ऊपर भी जो है पासिंग लेवल पे हैं, लेकिन वो इतने एक्सेल नहीं इसमें कर पाए जितना कि ये इन 3 एट्रीब्यूट्स में कर पा रहे हैं। तो एट द एंड ऑफ द डिग्री जब ओबीई के ऊपर कोई स्टूडेंट ग्रेजुएट होगा तो उसको एक ट्रांसक्रिप्ट मिलेगी जिसमें इन
12 पॉइंट्स में से हर एक में लिखा होगा कि इसके कितना जो है आउटकम कितनी इसने अचीव की है। उसकी बेस के ऊपर जो है बहुत इजीली सिफ्ट थ्रू कर सकते हैं जो भी स्टेक होल्डर्स हैं हमारे बाहर के, ठीक है, जो हायर एजुकेशन के लिए अगर कोई बच्चा अप्लाई कर रहा है तो वहाँ पे जो उन्होंने अगर सिलेक्शन करनी है कि जी इसको चूज किया जाए कि ना किया जाए, तो हर एक को पता है कि किस अपनी स्पेसिफिक फील्ड का पता होता है और उसके हिसाब से वो चूज कर सकते हैं कि इन स्टूडेंट्स को हमने रखना है कि नहीं। तो हमारे पास यहाँ पे ये 3 ये एट्रीब्यूट्स थे। इसके अलावा हमारे पास इन्वेस्टिगेशन का है, ये थोड़ा सा ऑन हैंड्स हो जाता है। फिर मॉडर्न टूल यूजेज का आ जाता है, मसलन के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वगैरह उनका पता हो, सिमुलेशन टूल्स का पता हो। तो ये जो पहले 5 है ना, ये तो ज़्यादातर हमारे जो है इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स के अंदर ही ये वाले एट्रीब्यूट्स मिलते हैं, ठीक है, कि उनको ये सिखाया जाता है। ये थोड़ा ज़्यादा जो है डायरेक्टली इंजीनियरिंग के एस्पेक्ट से रिलेटेड है। लेकिन हमारे पास इसके अलावा हमारे पास टोटल ये 12 एट्रीब्यूट्स होते हैं और रिमेनिंग ये जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं ये एडिशनल एस्पेक्ट्स को जो है ना ज़्यादातर कवर करते हैं, डायरेक्टली इंजीनियरिंग को नहीं, लेकिन ये उसकी पर्सनैलिटी और उसके जो है पर्सनैलिटी को ही बेसिकली असेस करते हैं कि उसके अंदर जो है वो अच्छे तरीके से उसमें और भी खसूसियात हों। फॉर एग्जांपल, उसको पता हो कि जी जो भी उसने कोई सोल्यूशन बनाना है, ठीक है, वो अपनी सोसाइटी की नीड्स और जो प्रॉब्लम्स हैं एथिकल लीगल एस्पेक्ट्स के हिसाब से उन्होंने सोल्यूशन बनाना है, ठीक है। कि जैसे क्लोनिंग या उस तरह की चीज़ों की एग्जांपल एक आ जाती है कि जो अगर कोई सॉल्यूशंस हैं जो कि आपकी सोसाइटी या लीगली आपको अलाउड नहीं है, आप उन साइट्स के ऊपर नहीं, अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से और जो उन तमाम एस्पेक्ट्स को भी आपने जो है रेगुलेशंस को देख के आपने सोल्यूशन प्रपोज करना है, ठीक है। ये खास तौर पे सिविल इंजीनियर्स हो गए, बिल्डिंग कोड्स हैं, उन चीज़ों का उनको पता होना चाहिए। तो सिर्फ अगर उनको हम ये बेसिक्स बता देंगे तो उसके बाद कह दें कि इंजीनियर्स हैं, तो इस तरीके से नहीं है। उनको अपने सोसाइटी के मल्टीपल एस्पेक्ट्स जो है ना और कल्चरल एस्पेक्ट्स का भी पता होना चाहिए। तो इसके लिए फॉर एग्जांपल हम जैसे इस्लामिक स्टडीज़ वगैरह एक पढ़ाते हैं उनको, ठीक है। तो एक होता है कि सोसाइटी के जो है वो हमारे उनके रिलीजियस एस्पेक्ट्स और उन सारों का भी पता हो कि कहाँ पे हमें कौन कौन सी चीज़ें अलाउड हैं, कौन कौन सी चीज़ें नहीं हैं। इसके अलावा जो है एथिक्स हमारे पास आ जाता है, यहाँ पे भी इस्लामिक स्टडीज़ जो है वो हम इंक्लूड करते हैं। टेक्निकली ये प्रोफेशनल एथिक्स से रिलेटेड डील कर रहा था, लेकिन है कि इस्लामिक एथिक्स को जो है वो हम इस कैटेगरी के अंदर काउंट करते हैं। फिर एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी है कि जो सोल्यूशन बना रहे हैं क्या वो एनवायरनमेंट के हक में जा रहा है, ठीक है, ग्रीन टेक्नोलॉजीज और एनवायरनमेंट फ्रेंडली है कि एनवायरनमेंट को जो है और जो है डैमेज करने की तरफ जा रहा है, फॉसिल फ्यूल्स और उन चीज़ों से रिलेटेड इधर बात हो रही है। तो जो भी सोल्यूशन हो वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो और वो सोल्यूशन सस्टेनेबल हो। तो ये मतलब के एस्पेक्ट्स ये भी कोर्सेज के अंदर कुछ में कवर होते हैं। उसके अलावा हमारे पास आ जाता है जी इंडिविजुअल एंड टीम वर्क का, कि उसको पता हो कि प्रोजेक्ट्स के अंदर कैसे काम करना है, किस तरीके से जो है वो ग्रुप टारगेट्स को अचीव करना है, ठीक है। ऐसे ना हो कि वो इधर से ग्रेजुएट तो कर जाए लेकिन आगे जाके उसको कहीं पे इन टीम्स में काम करना पड़े तो वो उसका एटीट्यूड इस तरह का हो कि वो ना उनमें काम कर सके, ठीक है। तो ये वाले एस्पेक्ट भी इम्पोर्टेंट है। फिर कम्युनिकेशन का उसको पता हो कि किस तरीके से जो भी उसके टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं या जो भी काम उसने किया उसको किस तरह से इफेक्टिवली कम्युनिकेट करना है दूसरों को विद इन द ग्रुप्स करना है, कैसे अपने सीनियर्स को बताना है, कैसे प्रेजेंट करना है। तो ये आमतौर पे वैसे इसमें भी काफ़ी जो है ना इंजीनियर्स को हमने इधर देखा कि प्रॉब्लम होती है कि वो कम्युनिकेट नहीं कर पाते, चीज़ें उनको आती होती हैं लेकिन अच्छी तरह प्रेजेंट करना नहीं आता। फिर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, ठीक है, प्रोजेक्ट्स को मैनेज करना आना चाहिए, ख़ास तौर पे मल्टी डिसिप्लिनरी इन्वायरमेंट के अंदर जहाँ पे आपके पास खाली सारे इंजीनियर्स नहीं हैं, लेट्स से आपके पास जो है दूसरे फील्ड्स के हैं, मैनेजमेंट के हैं और इस तरह के एस्पेक्ट्स के हैं। तो उन्हें पता हो कि इस तरह के प्रोजेक्ट्स में क्या करना है, कि खाली इंजीनियरिंग का उनको पता हो लेकिन मैनेज कुछ भी नहीं करना आता, तो ये भी एक अगर ये चीज़ नहीं आती होगी तो हम उसको इंजीनियर नहीं कहेंगे। सॉरी, एक ऐड। इसके अलावा इसी तरीके से जो आखिरी हमारे पास एट्रीब्यूट है जो ग्रेजुएट्स में होना चाहिए वो है लाइफ लॉन्ग लर्निंग। उनको पता हो कि जो चीज़ें उन्होंने सीख ली हैं, इंजीनियरिंग एक स्टैटिक फील्ड नहीं है, ये कंटिन्यूसली आपके पास जो है ना चेंज हो रही होती है, इसमें नई
एडवांसमेंट्स, नई टेक्नोलॉजीज आ रही होती हैं, तो उसको इस चीज़ का पता हो कि मुझे आगे भी जाकर जो है ना चीज़ों को लर्न करना है, सीखना है, और ये प्रोसेस आगे भी कंटिन्यू होता रहता है। ठीक है, इनोवेशन और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स को जो है ना ये फिक्स नहीं है, आपके पास आगे भी चलना है। तो ये जो 12 एट्रीब्यूट्स आपको यहाँ पे बताए हैं, ठीक है, तो जब एक स्टूडेंट जो है जो कि 4 साल की एजुकेशन हमारे पास ले लेता है 4 ईयर की, उसके एंड के ऊपर जाके हमने ओवरऑल इन सारे 12 पॉइंट्स को जो है ना का टोटल हमने देखने एग्रीगेट के उसने ये चीज़ें अचीव कर ली हैं कि नहीं अचीव की हैं। पर ऑफ कोर्स ये चीज़ें अगर अचीव की हैं उसने, तो उसने ड्यूरिंग द 4 इयर्स डिफरेंट कोर्सेज पढ़ के की हैं, या इंटर्नशिप्स करके की हैं, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स किए हैं, ठीक है, और इस तरह के और प्रोजेक्ट्स करके, तो तब ही वो ये चीज़ों को अचीव कर सकता है। तो ऐसे नहीं है कि जी पहले 4 साल कुछ भी नहीं किया, ऑल ऑफ अ सडन एंड के ऊपर जो है ना हम कहें कि जी आपने ये नहीं अचीव किया और उसको कह दें कि आप फेल है, आप इंजीनियर नहीं बन सकते। तो ये जितने भी 12 के 12 एट्रीब्यूट्स हैं, ये 12 एट्रीब्यूट्स जो स्टूडेंट है वो पहले सेमेस्टर से, पहले कोर्स से लेके आखिरी सेमेस्टर तक, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट जब तक उसका ख़त्म नहीं होता तब तक वो इन सारों को अटेन करने के लिए जो है ना मतलब कि उसके पास मौका होता है। और वो अटेन कैसे करता है? वो अटेन इस तरीके से करता है कि हर कोर्स जो है वो अपने कॉन्टेक्स्ट के अंदर 1, 2, 3 या नंबर ऑफ पीएलओस के ऊपर जो है ना वो हमारे पास ना मैप्ड होता है। इसका क्या मतलब है कि अब लेट से मेरा एक कोर्स है, मैं इंजीनियरिंग के हिसाब से बात करता हूँ, तो लीनियर सर्किट एनालिसिस है एलसीए का, ठीक है। तो जब मैं एलसीए का जो कोर्स है मैं पढ़ा रहा हूँ, तो उसके अंदर जो है मैं उनको स्टूडेंट्स को नॉलेज प्रोवाइड कर रहा हूँ, और थोड़ा बहुत जो है मैं एनालिसिस कर बता रहा हूँ, क्योंकि नाम में भी वैसे आ रहा है लीनियर सर्किट एनालिसिस। तो उनको नॉलेज और एनालिसिस जो है, प्रॉब्लम एनालिसिस, इन एस्पेक्ट्स को मैं कवर कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेरा कोर्स जब भी ऑफर हो रहा होगा वो इन 2 एस्पेक्ट्स को कर रहा है। उसके अलावा एक और कोर्स कोई है हमारे पास, इंजीनियरिंग सर्किट डिज़ाइन है, तो उसके अंदर जो है ईसीडी का एक लेट से कोर्स है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डिज़ाइन का, तो उसके अंदर मैं प्रॉब्लम एनालिसिस और डिज़ाइन डेवलपमेंट ऑफ सॉल्यूशन और इन चीज़ों के ऊपर कर रहा हूँ। फिर इसी तरह और काफ़ी कोर्सेज होंगे। इंजीनियरिंग के कोर्सेज डेफिनेटली इन पहले 5 में से किसी ना किसी एस्पेक्ट को जो है वो कंसिडर करते हैं। पर साथ जितने हमारे पास शेयर्ड सब्जेक्ट्स हैं, तो वो ज़्यादातर जो है उनका फोकस प्राइमरी ये बाकी के 7 जो हमारे पास हैं पीएलओज, उनको अटेन करना है। जैसे मैनेजमेंट का या इकोनॉमिक्स या इस तरह के जो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के कोर्सेज हैं, वो इसको कवर करेंगे। आमतौर पे उसमें कोई प्रोजेक्ट अगर देते हैं, इंडिविजुअल एंड टीम वर्क को देखेंगे, इस्लामियात है वो एथिक्स को देखेगी, और कुछ इंजीनियरिंग के कोर्स में एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी का बताया जाएगा। कम्युनिकेशन के लिए इंग्लिश के कुछ बेसिक कोर्सेज पढ़ेंगे। लाइफ लॉन्ग लर्निंग जो है वो हमारे पास ये फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स में आ जाती होती है। इंजीनियर एंड सोसाइटी, इससे रिलेटेड भी हम पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आमतौर पे क्या होता है कि जो हमारे पास पहले 5 हैं पीएलओस एट्रीब्यूट्स, ये बहुत सारे कोर्सेज में ऑफर होते हैं, और ये जो बाकी रिमेनिंग 7 पीएलओस थे, ये भी कुछ कोर्सेज के अंदर ना ऑफर होते हैं। ज़्यादातर शेयर्ड के अंदर जो है ना ये वाला मटेरियल ऑफर होता है। लेकिन इन सारों को जब स्टूडेंट पढ़ते रहते हैं, हर कोर्स के अंदर उन्होंने कुछ पढ़ लिए, बाकी कोर्सेज में और पढ़ लिए, तो एट द एंड ऑफ द डिग्री हर एक के अंदर उनके पास एक सर्टेन अमाउंट ऑफ स्कोर आ जाता है, जिसकी बेस के ऊपर हम असेसमेंट कर सकते हैं कि जी ये प्रोग्राम लर्निंग आउटकम्स, इनको कह देते हैं ग्रेजुएट एट्रीब्यूट्स भी कहते हैं, और प्रोग्राम लर्निंग आउटकम्स भी कह देते होते हैं। हम ज़्यादातर जो है वो पीएलओ, प्रोग्राम लर्निंग आउटकम की जो है ना इस्तेलाह इस्तेमाल करेंगे। तो ये हमारे पास जो है ना मतलब कि ग्रेजुएट्स लेवल के ऊपर इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये आपने डिफरेंट जो कोर्सेज के अंदर जो है ना वहां पर से अचीव करना है। यहाँ तक ये चीज़ें क्लियर हैं? कोई क्वेश्चन है तो काइंडली आप लोग। जी सर, क्लियर है। ठीक। तो अच्छा, अब चीज़ ये होती है कि ये ना बड़े लेवल के हमारे पास ना टारगेट्स हैं, ठीक है। और लाजमी नहीं है कि PLO1 में मैं इंजीनियरिंग नॉलेज ही दे रहा हूँ तो मैं ये तमाम एस्पेक्ट्स बीच में जो है इंक्लूड कर रहा हूँ। मैथमेटिक्स की बेसिक्स और कैसे उनको अप्लाई करना है, ये मैथ्स के कोर्स में भी आ सकता है। तो एक कोर्स भी ये PLO के तमाम एस्पेक्ट्स लाजमी नहीं है कि फुली कवर कर रहा हो।
पर हमारे पास यहाँ पे क्या होता है कि अब ये सैंपल मेरे पास कोर्स है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डिज़ाइन का कोर्स है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डिज़ाइन के कोर्स के अंदर जो है ना, ये वाले 3 पीएलओज जो है ना, ये हमारे पास असाइंड है। तो अब किस कोर्स के अंदर कौन से पीएलओ असाइंड होंगे, ये प्रोसेस जो है ना, ये कोर्स के ऑफर होने से पहले जो है ये प्रोसेस कर लिया जाता है। हमारे पास मेजॉरिटी ऑफ द जो कोर्सेज है ना, उसके लिए हमने रिगरस एक प्रोसेस जो है 2 साल के अंदर किया हुआ है। बार बार इनको जो है ना चेक करके रिजल्ट्स आए उसकी बेसिस पे असेस करते हुए हमने तकरीबन अब ये चीज़ें ना फाइनलाइज कर ली हुई हैं। तो जैसे कि अब ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डिज़ाइन था, इसमें एनालिसिस का बताना है, डिज़ाइन डेवलपमेंट ऑफ सोल्यूशन का बताना है, और साथ में है कि इसमें लैब्स हैं और कुछ प्रोजेक्ट्स करने हैं, और उसमें प्रेजेंटेशंस के अंदर उन्होंने कम्युनिकेट करना है कि क्या उन्होंने प्रोजेक्ट्स में अचीव किया, और लैब के सेशंस में भी कुछ इसी तरह का काम करना है। तो ये 3 पीएलओ मेरे पास जो है इस कोर्स में आ गए। इसी तरह इस्लामियात के कोर्स के अंदर जो है वो पीएलओज असाइंड होंगे कि जी इन्होंने किस चीज़ को जो है ना कवर करना है। और ये जो आपके पास चीज़ है ना, ये आपके पास लिंक है आपके कोर्स का जो ग्रेजुएशन लेवल पीएलओज के साथ। अच्छा जी, तो ये हर कोर्स के अंदर हमारे पास आइटम्स आ जाएंगी। उसके बाद लेकिन है कि ये ना बड़े लेवल की स्टेटमेंट्स हैं, तो इनमें से हमने कोर्स के अंदर स्पेसिफिक क्या पढ़ा रहे हैं जो इस पीएलओ पे ऐप हो रहा है, ये हमारे पास सेकंड एक प्रॉब्लम आती है। अब आप जो है, अब कोर्स के अंदर जो है मैं छोटे लेवल के कुछ टारगेट्स रखे होंगे मैंने, उन टारगेट्स को कोर्स लर्निंग आउटकम्स कहते हैं। तो मैंने वही जो ये पीएलओस थे, इनको अचीव करने के लिए मैंने कोर्स के अंदर कोर्स लर्निंग आउटकम्स बना लिए। ये मेरे इनकी स्कोप कोर्स के लेवल तक है। कोर्स खत्म हो जाता है तो सीएलओ खत्म हो गए। ठीक है, कोर्स स्टार्ट होता है तो सीएलओ क्रिएट हो जाते हैं आपके पास। जबकि पीएलओ पूरे बैच तक जो है, जब तक स्टूडेंट्स ग्रेजुएट नहीं होते, ये इनके अंदर जो है असेसमेंट्स हो रही होती हैं। अब मैंने क्या किया कि जनाब पीएलओ 2 मेरे पास एनालिसिस का था, तो उसमें मैंने जो है एक सीएलओ अपना पहला बनाया कि जी एनालिसिस तो है, लेकिन मेरे कोर्स के कॉन्टेक्स्ट में क्या एनालिसिस का मतलब है। तो यहाँ पे था कि जी वो ट्रांजिस्टर बेस्ड कुछ सर्किट्स होंगे, तो उसने एनालाइज करना है कि वो कैसे परफॉर्म करते हैं खास कॉन्टेक्स्ट के अंदर। ठीक है, इसी तरीके से जो है एक और मेरे पास जो है कोर्स लर्निंग आउटकम आ गया, जो कि दोबारा उसी के ऊपर एनालिसिस के ऊपर आ रहा है। वो है कि जी एनालाइज स्टेबिलिटी एंड फ्रीक्वेंसी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स। तो एक और एनालिसिस का मेरे पास सीएलओ आ गया। अब यहाँ पे मैंने पीएलओ, बेशक दोनों केसेस में ये पीएलओ 2 पे ही मैप हो रहा है, लेकिन मेरे कोर्स के कॉन्टेक्स्ट के अंदर मैंने देखा कि जी मैं एक सीएलओ नहीं बना सकता इतना बड़ा कि जिस सारा कुछ कवर हो रहा हो। तो मैंने क्या किया, मैंने 2 डिफरेंट सीएलओ बना दिए जो कि उसी एक पीएलओ की तरफ मैप कर रहे हैं। दोनों में एनालिसिस है, लेकिन इस टॉपिक्स में और पढ़ा रहा हूँ, इसमें मैं टॉपिक्स और पढ़ा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स जो है इसको अलहदा से पास करें। स्टूडेंट्स जो है ना, जब मेरा कोर्स खत्म हो तो स्टूडेंट्स को ये चीज़ आती हो, और स्टूडेंट्स को ये चीज़ भी आती हो, बजाय इसके कि खाली अगर मैं मर्ज कर दूं तो पॉसिबल था कि आधा पोर्शन जो है ये वाला उन्होंने सीख लिया हो, लेकिन ये पोर्शन उनको ना आता हो, लेकिन फिर भी जो है वो क्लियर कर जाएं, क्योंकि कुछ नंबर मैंने इसके लगाने हैं, कुछ इसके लगाने हैं, इसको पास करके स्टूडेंट का क्लियर हो जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ नहीं, ये दोनों चीजें उनको आए। तो एम्फेसिस मेरा एक तरह से है कि ये दोनों आए, तो मैं इनको अलहदा सीएलओस बना दूंगा। तो ये दो मेरे पास इस तरीके से जो है यहाँ पे सीएलओस जो हैं वो बन गए। एक मैंने बना दिया जनाब जो था पीएलओ 3 डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ सॉल्यूशन, वो उसके ऊपर जो क्या था कि उन्होंने करना क्या है कि डिफरेंट डिज़ाइंस जो एग्जिस्ट करते हैं ना सर्किट के, उनको एवेल्युएट और कंपेयर करना है सर्किट्स के सिस्टम्स को, कि कौन सा किस तरीके से बिहेव करता है, कौन सा बेहतर है, किस कॉन्टेक्स्ट में बेहतर है। तो ये वाला सारा जो मटेरियल होगा ना, ये मेरे पास एक सीएलओ बन गया नंबर 2, और ये पीएलओ 3 के ऊपर मैप हो रहा है। ठीक है, तो ये एक डिज़ाइन का बन गया, और जो ये वाले हैं ये मेरे पास जो है एनालिसिस के पीएलओ बन गए। ये सीएलओ की आप लोगों को समझ आ गई है इस चीज़ की?
आई होप मेरा नेट तो नहीं डिस्कनेक्ट हो गया। नहीं सर, बिल्कुल कनेक्टेड है आपका नेट। ठीक है। क्वेश्चन मेरा ये था कि जो हम पीएलओ या सीएलओ बना रहे हैं, इसके लिए क्या हमें कोई सॉफ्टवेयर होगा जिसके अंदर हम लोगों ने चीजों को मार्क करना होगा? अच्छा, इसके अंदर ये है कि ना वो आगे वाला पोर्शन था, लेकिन आपने बिल्कुल सही उसको पूछा। जो पीएलओज हमारे पास है ना, ये तो अब एक तरह के जो है ना ये फिक्स्ड हैं 12, ये पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ने बना दिए और वो 12 के 12 हमने उठा के कर लिए। इनकी स्टेटमेंट्स कुछ भी और चीज़ जो है ना वो चेंज नहीं हो सकती। जो सीएलओज हैं ये टेक्निकली हमारे पास चेंज हो सकते हैं, इनके लिए सॉफ्टवेयर नहीं है। आपको कोर्स के कंटेंट्स को देख के जो टॉपिक्स आपको लग रहा है कि उनको एक ग्रुप के अंदर जो है आप कर सकते हैं, उनको आप इकट्ठे करेंगे और उसके ऊपर एक सीएलओ जो है वो आप बना देंगे। ठीक है। अब मेरे पास जो है ना, मैं फॉर एग्जांपल जो टॉपिक्स के हिसाब से अगर बताऊं तो मैं ये चीजें पढ़ा रहा था। ठीक है। तो ये अब ओबी सिस्टम के अंदर है कि आपने स्टूडेंट्स को पढ़ाने से पहले कुछ सरप्राइजेस इसमें नहीं होते स्टूडेंट के लिए। आपने पहले बता देना है कि मैंने ये चीजें पढ़ानी है और ये चीजें मैं सीएलओ 1 में से पढ़ाऊंगा। ठीक है। तो उसके अंदर क्या था कि मुझे पता था कि मैंने ना पहले जो है 6 हफ्ते में ये चीजें पढ़ानी है। ये ऑफ कोर्स जब हमने बिल्कुल स्टार्ट में किया था हम खुद भी इतना ज्यादा इस पे नहीं क्लियर थे, तो ये ओवर द टाइम हमने इसको री एनफोर्स करते करते जो है वो सीएलओ हमने फिक्स किए। तो अब मैंने देखा था कि मैंने ये सारे टॉपिक्स पढ़ाने हैं और ये सारों में एनालिसिस स्टूडेंट ने करना है। तो उसकी स्टेटमेंट बनाने के लिए मैंने देखा इनमें क्या कॉमन डिनोमिनेटर, कौन सी ऐसी चीज है जो इन सारे टॉपिक्स में कॉमन है। तो वो मुझे ये नजर आया कि जी सिंगल एंडेड एम्पलीफायर्स हर जगह पे हैं इसमें, और ये एक ना बंच टुगेदर हो सकते हैं। उसके बाद वाले जो टॉपिक्स हैं वो ऐसे है कि जैसे बिल्कुल ही डिफरेंट एक एडवांस्ड आर्गुमेंट स्टार्ट हो गया है। तो चारों को मैंने इकट्ठे किया, पढ़ाने में भी लाजमी वैसे नहीं है लेकिन मैंने इकट्ठे इनको पढ़ाया डिफरेंट चैप्टर्स के अंदर से या टेक्स्ट बुक के अंदर से। और फिर मैंने कह दिया कि जी ये मेरे पास जो है ना सीएलओ 1 है, और उसको डिफाइन करने के लिए एक स्टेटमेंट लिख दी जो इन सारे टॉपिक्स को जो है वो इकट्ठा जो है डिस्क्राइब कर दे। तो ये मतलब कि ये कोर्स कंटेंट से आहिस्ता आहिस्ता ऊपर को मूव करती है ये चीज़। तो अब मैंने जब देखा था तो मैंने इसके अंदर ये किया कि जी ये एनालाइज परफॉर्मेंस ऑफ ट्रांजिस्टर बेस्ड सर्किट्स ऑपरेटिंग एज सिंगल एंडेड एम्पलीफायर्स फॉर स्मॉल सिग्नल इनपुट्स। ठीक है कि ये टॉपिक सारा कवर कर देता है। उसके बाद हमारे पास ना डिपार्टमेंटल क्वालिटी एनहेंसमेंट सेल है जिसके अंदर जो प्राचा साहब हैं वो कोऑर्डिनेटर हैं। तो हमने जब स्टार्ट में ये प्रोसेस शुरू किया था तो हमने हर कोर्स के सीएलओ और ये पूरी जो आउटलाइन है ये अप्रूव उसमें से किया। तो वो 2-2 3-3 घंटे की बकायदा डिस्कशंस बाज केसेस में होती रही है कि जी ये इसको ऐसे करना चाहिए या कुछ और करना चाहिए, ये टॉपिक पढ़ाना चाहिए कि नहीं पढ़ाना चाहिए। और वो सारा करने के बाद जो है ना ये चीज़ें फाइनलाइज हुई हैं। आपका जो कोर्स था ये जो मैनेजमेंट से रिलेटेड जो है उसका वो कोर्स पहली दफा ऑफर हो रहा है, तो उसके अभी तक सीएलओज ऐसा डेवलप नहीं है। तो उसके अंदर अभी फ्रीडम है कि किस तरीके से जो है उसको किया जाए। तो और उस प्रोसेस के लिए जो है ना वो डीक्यूईसी और हम लोग जो है ना साथ बैठ के उसको करेंगे कि स्पेसिफिकली कितने सीएलओ रखने चाहिए, किस तरीके से उस प्रोसेस को करना है। बाकी इस्लामियात के कोर्सेज हो गए, मैथ्स के कोर्सेज हो गए, वो पहले भी ऑफर होते रहे हैं। तो 1-2 इटरेशंस में जो है ना वो काफ़ी हद तक ये सीएलओज की स्टेटमेंट्स फाइनलाइज हो गई हैं। और लेकिन अगर फिर भी कोई टीचर कहता है कि जी ये वाली स्टेटमेंट्स और चीज़ें जो हैं मैं इनसे एग्री नहीं करता, तो हमने एक परफॉर्मा बनाया हुआ है, उसको फिल करके नई सजेशंस उसमें डाल के तो वो आप डीक्यूईसी को मतलब प्राचा साहब को वो सबमिट करेंगे। उसके हिसाब से जो है ना हम पूरा बैठ के उसको जो है फिर आगे चेंजेस को कर देंगे। तो इनको बनाने का और इनको चेंज करने का पूरा एक प्रोसेस मतलब डिफाइंड है। सर यहाँ पे मुझसे पहले इंजीनियर इब्राहिम साहब पढ़ा रहे थे मैनेजमेंट का कोर्स, तो मुझे कोई गाइडलाइन मिल हाँ जाएगी वो जो कोर्स जी पढ़ा जी रहे थे? उनके तो होंगे अवेलेबल, लेकिन अगर आपने कोई एक्स्ट्रा टॉपिक्स और कंटेंट्स जो कि मेरा ख्याल से शायद वो करने होंगे ना, तो उसकी वजह से फिर भी थोड़ी चेंजेस तो करनी पड़ेंगी। जी तो जी वो पिछले वाला डेफिनेटली। तो आपको एज इट इज जो है वो मिल जाएंगे और उसको ठीक है। बेसलाइन के तौर पे कंसिडर करते हुए आप आगे जो है ना उसको चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो ये मुझे कौन देगा, किसे कांटेक्ट करना पड़ेगा मुझे? ये प्राचा साहब के पास अवेलेबल है, मेरे पास भी, हम डीक्यूईसी के जितने भी मेंबर्स हैं सारों के पास है, वो हम आपको मतलब कि ये सेंड कर देंगे। ठीक है, तो उसके लिए मुझे उनसे रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी प्राचा साहब से कि नहीं वो नहीं, वो मुझे
जी जी, वो हम डायरेक्टली अभी भेज देंगे, ये बस नोट डाउन हो ओके गया इस फाइन, चीज। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर नोटिंग। जी जी। अच्छा, तो इस तरह हमारे पास ना ये CLOs आ गए। तो अब लेकिन ना यहाँ पे कुछ और भी एक चीज नजर आ रही है। अब हमें CLOs का पता चल गया था, 1 से लेके आप नंबरिंग इसकी शुरू कर दें जहां तक लेके जाना है। वो ऑफ कोर्स बीच में स्किप ना करें, क्योंकि वो फिर लगता है कि कोई मिसिंग CLO है और वो ढूंढते रहेंगे तो PEC या बाकी आगे के जी क्या इधर मसले, मतलब कि इन ऑर्डर होने चाहिए। PLO क्योंकि 12 ऑर्डर में थे और वो तकरीबन स्टूडेंट्स को एक तरह से और जो फैकल्टी को ज़्यादातर जो है ये ज़बानी भी याद हो गए होते हैं कि जी PLO 2 कौन सा था, 3 कौन सा है, 10 कौन सा है। और ये अक्सर PEC का जब विजिट होता है वो स्टूडेंट से पूछते भी हैं कि जी बताएं आपका ये क्या था। अक्सर उनसे CLO की भी स्टेटमेंट पूछ लेंगे, आपने फलाना अभी कोर्स कौन सा पढ़ रहे हैं, वो कहेंगे जी ये पढ़ रहे हैं, तो वो कहेंगे जी बताएं फिर उसमें क्या क्या CLO है। तो मतलब स्टूडेंट्स को भी ये पता होना चाहिए, ये खाली ऐसे नहीं है कि टीचर अपने लेवल तक कर रहा है, स्टूडेंट्स को अच्छे तरीके से इन्फॉर्म करना है आपका ये CLO है, उसमें आपने ये चीज़ पढ़नी है और मतलब ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अच्छा सर, ये जो CLO है क्या ये वीकली होते हैं या बाई वीकली होते हैं? नहीं, ये आपके पास हर कोर्स के अंदर यूनिक एक तरह का ना ये आपके पास रहेगा। ठीक है, तो अब है कि ये मेरे पास जो है ना CLO 1 जो है वो पहले 6 हफ्तों तक ये चल रहा है। उसके बाद जो CLO 2 है वो मेरे पास चल रहा है 7, 8, 9, 10। ठीक है, ये 4 हफ्तों के अंदर, क्योंकि वो टॉपिक्स जो हैं वो करवाने का मैंने देखना था। और उसके बाद जाके जो है मेरे पास 11 से 16 वीक्स तक जो है ना वो मेरे पास CLO 3 के कंटेंट आ रहा है। मतलब पहले मैंने एनालिसिस बताया, उस एनालिसिस से रिलेटेड कुछ डिज़ाइन का आ गया, और उसके अलावा फिर एक और एस्पेक्ट में ऑपरेशनल एम्पलीफायर एक ना डिफरेंट चीज़ होती है, उससे रिलेटेड दोबारा उसका एनालिसिस करना मैंने बता दिया। ठीक है और यहाँ पे सर, जो है अगर वो कोर्स पूरा ठीक हो है, गया। आई वुड जी रिक्वेस्ट कि सर जब ये मुझे भेजें तो प्लीज वर्ड फाइल में भेज दें ताकि उसको जी मैं जी चेंज कर सकूं। जी जी, ठीक है, वर्ड फाइल में आपको जो है ना वो सेंड कर देंगे। थैंक यू। अच्छा, तो यहाँ पे फिर आगे चीज ये है कि ठीक है जी CLO हो गया। अब होता क्या है कि स्टूडेंट्स ने जो है ना जो भी अपना कोर्स में चीज़ें पढ़नी हैं, उन्होंने उनकी असेसमेंट्स होनी है, नंबर उसमें लगने हैं। तो नंबर उनके लगेंगे CLO के ऊपर। ठीक है, आप बताएंगे कि जी CLO 1 मैंने इतने अरसे पढ़ाया, तो CLO 1 को चेक करने के लिए कि स्टूडेंट्स को एनालाइज करना परफॉर्मेंस ऑफ ट्रांजिस्टर बेस्ड सर्किट, ये चीज़ आती है कि नहीं आती है। ये चीज वेरीफाई करने के लिए क्या होगा कि आपने जो है उनके ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ क्विज लेने हैं, असाइनमेंट्स लेनी है, मिड में 2 क्वेश्चन पूछ लिए। ठीक है, तो ये चीजें आपको बतानी पड़ती हैं कि आपने अगर ये टॉपिक पढ़ाने हैं तो इनको चेक कैसे करना है, कैसे वेरीफाई करना है कि स्टूडेंट को ये CLO आता है कि नहीं आता। ठीक है, तो ये मतलब मैंने अब ये पहला पढ़ाया था CLO 1, तो उसका मैं क्विज असाइनमेंट 1 मिड और ये हो गया। फिर उसके बाद CLO 2 है, CLO 2 के लिए क्विज 2 लूंगा, असाइनमेंट 2 होगा, मिड का तीसरा क्वेश्चन मैं पूछूंगा, फाइनल का पहला और 2 क्वेश्चन हो गया। फिर मेरे पास CLO 3 जो है तीसरा जो आता है उसके लिए मैंने एक क्विज 3 लेट से ले लिया और फाइनल में 2 क्वेश्चन पूछ लिए। तो अब शुरू से एंड तक जितनी भी चीजें आपने जो है CLO के ऊपर जितने भी नंबर लगेंगे, क्योंकि ये CLO PLO पे मैप हो रहा है, तो यही सारी जो असेसमेंट्स थी ये आपके पास PLO के भी नंबर लगाएगी। तो आपको पता चल जाएगा कि CLO को बच्चा टारगेट कर रहा होगा, लेकिन उसमें नंबरों के साथ उसके PLO के भी लग जाएंगे और पता चल जाएगा इस कोर्स में बच्चे ने ये PLO क्लियर किया है कि नहीं किया। तो और कोर्स में जब पता चल जाएगा उसके बाद आगे जाके डिग्री लेवल के ऊपर भी आपको ये चीज पता चल जाएगी। तो ये सारा का सारा मतलब जो सिस्टम है ना ये बिल्कुल बेसिक लेवल के ऊपर कि जी क्या पढ़ाया था और उसमें क्या वो असेसमेंट्स हुई थी और उसमें कितने नंबर आए, वहां से लेके वो ग्रेजुएशन लेवल तक चल रहा होता है और शुरू से एंड तक ट्रैक हो रहा होता है कि कहाँ कहाँ पे उसने PLO 2 उसको एनालिसिस पढ़ाया गया और कितने उसने टोटल एनालिसिस में पूरी डिग्री के अंदर नंबर लिए। तो कोई ऐसी असेसमेंट जो कि किसी मतलब कि अगर आप कहीं पे भी CLO या PLO का बताते हैं तो आपको बताना पड़ेगा कि कहाँ पे असेस हुआ है। आगे ये मैं थोड़ा ज़रा फास्ट करता हूँ प्रोसेस, ये काफ़ी वो डेप्थ के अंदर मैं चला गया हूँ। हमारे पास फर्दर अब चीज़ें जो असेस करने के लिए हैं वो 3 कैटेगरीज की हैं।
एक हमारे पास चीज है कि नॉलेज हम दे रहे हैं। अब ये पूरा लिखना ओके हो गया सर, ये 9 सही बता रहा ठीक है। तो नॉलेज का एक आ गया। दूसरा हमारे पास आ जाता है स्किल्स का। ठीक है, साइकोमोटर जो है वो स्किल्स का आ जाता है। और फिर एंड के ऊपर हमारे पास जो है ना स्टूडेंट्स के वो है। एप्टीट्यूड वगैरह का आ जाता है। तो ये जो चीजें हैं ना तीन, तो कोई भी सीएलओ या पीएलओ हो, एटलीस्ट सीएलओ जो है वो तीन इन कैटेगरीज के अंदर से आ सकता है। तो उसको हम कहते हैं कि जी ये जो सीएलओ है उसकी डोमेन क्या है। डोमेन हमारे पास कॉग्निटिव है, तो कॉग्निटिव का मतलब है कि जी उसमें हम उनको नॉलेज कोई ना कोई प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर डोमेन जो है वो उनकी साइकोमोटर है, ठीक है, स्किल्स उनको ऑन हैंड स्किल्स सिखाए जा रहे हैं, तो उसको हम कहेंगे कि जी ये इनका जो है साइकोमोटर डोमेन हो गया। और फिर अगर कुछ एप्टीट्यूड उनमें डेवलप किया जा रहा है, ठीक है, कि किस तरीके से मतलब एग्जैक्ट जो डेफिनेशन तो वो यही है कि हाउ टू डील विद थिंग्स इमोशनली सच एज फीलिंग, वैल्यू, अप्रिशिएशन, पंचुअलिटी की आदत उनमें डालनी, उनमें एथिकल फॉर एग्जांपल चीज़ों की डालनी कि जी अच्छे तरीके से एथिकली बिहेव करते रहें। तो ये कुछ इस तरह की चीजें हैं जो डायरेक्ट आप पेपर में क्वेश्चन पूछ के नहीं आप कह सकते कि जी बच्चा पंचुअल है। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि आपको जो है ना वो देखनी पड़ती हैं प्रेजेंटेशन के अंदर, जी किस तरीके से वो बिहेव कर रहे हैं। अब यहाँ पे वो कुछ लिखा हुआ कोई चीज है वो डायरेक्टली नहीं उसको कर सकती। वो स्किल्स जो हैं ये टीचर ने एवेल्युएट करने होते हैं, देखने होते हैं, और फिर आप उसको जज करते हैं। तो ये अफेक्टिव डोमेन के आ गए। तो हमारे पास इधर फर्दर अब अगर नॉलेज स्टूडेंट को प्रोवाइड किया जा रहा है कॉग्निटिव डोमेन का, तो इसमें आ जाता है कि ये नॉलेज किस लेवल का प्रोवाइड किया जा रहा है। तो डोमेन हमारे पास होगी कि नॉलेज है, और फिर आगे लेवल क्या है, टेक्सोनॉमी लेवल, वो हमारे पास जो है एक फर्दर चीज इसके साथ आ जाती है। तो अगर हम नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं लेकिन वो इस तरह का नॉलेज है कि जी बच्चे ने पेपर के अंदर क्वेश्चंस जो उससे पूछ रहे हैं वो आप ये पूछ रहे हैं कि जी फलानी डेफिनेशन थी, मुझे बताओ कि जी फलां चीज को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन को जो है वो डिफाइन करो, या फिर है रजिस्टर को आप डिफाइन करो, ठीक है, या कोई टर्म्स की खाली डेफिनेशन पूछ रहे हैं। तो ये लोएस्ट फॉर्म ऑफ नॉलेज चेक कर रहे हैं आप। कॉग्निटिव के अंदर आपका टेक्सोनॉमी लेवल 1 है, ठीक है, उसमें ये बेसिकली दूसरे अल्फाज में रट्टे वाली चीज आप पूछ रहे हैं। डिफाइन उसके लिए क्या होगा कि इधर जो है टेक्सोनॉमी लेवल्स के अंदर जो है कीवर्ड्स भी डिफाइंड यहाँ पे हैं कि इस तरह के कीवर्ड्स के साथ आम तौर पे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो C1 डोमेन का होगा। डिफाइन, डिस्क्राइब, आइडेंटिफाई, नोज, लेबल्स, ठीक है, रिसाइट अ पॉलिसी, कोड प्राइसेस फ्रॉम मेमोरी टू अ कस्टमर, नोज द सेफ्टी रूल्स। तो इस तरह की चीजें आपके पास C1 डोमेन में है। C2 डोमेन के अंदर आएगा कि जहाँ पे थोड़ा सा जरा ना स्टूडेंट को अपना जहन इस्तेमाल करना पड़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल आपने जो है चीज़ वही पूछना चाह रहे हैं लेकिन डायरेक्ट, अब मैं एक एग्जांपल इसकी देता हूँ कि डायरेक्टली जो है आपने अगर करंट की डेफिनेशन पूछनी है, वो पूछने की बजाय आप क्या करते हैं, आप उसको जो है वो चार्ज का एक रिलेशन दे देते हैं, ठीक है, और आप उसको कहते हैं कि जी अगर ये चार्ज का रिलेशन है तो मुझे बताओ करंट क्या है। ऑफ कोर्स इसको वही स्टूडेंट कर सकेगा जिसको करंट की डेफिनेशन पता होगी और उसे पता होगा कि जी मैंने इसका डेरिवेटिव लेना है ओवर dt तो मेरे पास करंट आएगा। तो ये तकरीबन अंडरस्टैंडिंग लेवल या थोड़ा सा जो है ना अप्लाई की तरफ जो है ये उस लेवल के ऊपर चीज आ गई। अब आपने बेसिक डेफिनेशन नहीं पूछी, आपने एक लेवल ऊपर की चीज उससे पूछी है। उसके बाद अप्लाइंग का आ जाता है कि आप एक कोई प्रॉब्लम ही दे देते हैं स्टूडेंट को और उसको कहते हैं कि जी फलाना लॉ या जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको अप्लाई करके इसको सॉल्व करो और रिजल्ट निकाल के दो। तो इसमें आप उससे भी कम जो है वो डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन देते हैं, स्पून फीड नहीं करते, और मुख्तलिफ चीज़ों को अप्लाई करके कहते हैं कि जी बताएं क्या रिजल्ट आना है। उसके बाद आ जाता है कि आपने जो है कुछ प्रॉब्लम्स हैं उसके अंदर एनालिसिस कि ये चीज़ ऐसे आई है तो क्यों आई है, और मतलब इसी तरह बिल्ड करके जो है कॉग्निटिव में हायर लेवल पे आ गए। फिर C5 आ जाता है जहां पे आपने मल्टीपल डिजाइन और सिस्टम्स एग्जिस्ट करते हैं तो उनकी एवेल्युएशन के ऊपर कि जी ये इस सिनेरियो में ये चीज हम यूज करें या ये यूज करें, इसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं कि यहाँ पे इसको यूज किया जाए, और फर्दर उससे रिलेटेड चीजें भी कुछ पूछ सकते हैं।
और एंड पे क्रिएटिंग ये बहुत ही कम ये फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स में होता है कि आपने जो है वो जब उसको डिज़ाइंस को वैल्यूएट करना आ जाता है तो उसके बाद वो खुद डिज़ाइन भी फुल तरीके से जो है वो कर सकता है। तो ये हमारे पास जो है बिल्कुल बेसिक रटे से लेके जो है ना मोस्ट एडवांस, जहाँ पे वो जो चीज़ों को जो है वो फुल्ली डिज़ाइन एक तरीके से कर रहा है, क्रिएट कर रहा है, तो वहाँ उस लेवल तक का है। क्योंकि इधर कुछ टेक्नोलॉजी में भी पढ़ाने वाले जो हैं वो टीचर्स वगैरह हैं, तो इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में फ़र्क ये है कि इंजीनियरिंग में जो नॉलेज हमने प्रोवाइड करना है वो हम जो है ये C5 लेवल तक या C6 तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि हमने नॉलेज और थ्योरेटिकल जो ये एस्पेक्ट्स हैं ये उनको ज़्यादा डेप्थ में बताने होते हैं। जबकि जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है वहाँ पे हम C3 या मैक्सिमम C4 तक पहुंचते हैं, क्योंकि नॉलेज इतना एडवांस नहीं, उनको अप्लाई करना आना हो वहाँ तक ठीक है। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस और ये चीज़ें थ्योरेटिकल करने की उनको ज़रूरत नहीं है, उनको ऑन हैंड्स करनी आनी चाहिए। साइकोमोटर स्किल्स में उनको आना चाहिए। नॉलेज के अंदर बहुत ज़्यादा डेप्थ में कैसे चीज़ें वर्क कर रही हैं ये एनालिसिस वो उनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। तो अब जैसे साइकोमोटर में इसी तरीके से है कि इंजीनियरिंग के अंदर हम P3 लेवल तक जाते हैं कि परसेप्शन में है कि वो बच्चे बैठ के चीज़ें सुन रहे हैं, आपने सेफ्टी गाइडलाइंस के किस तरीके से लैब में इक्विपमेंट चीज़ों को ऑपरेट करना है, क्या काम करने हैं क्या नहीं करने, वो उनको कर रहे हैं, तो P1 के ऊपर आ गया रिजल्ट कि जी उन्होंने आपसे बातें सुन ली थी, तो और बाद में उनको मतलब ये पता चल गया। फिर आगे है P2 लेवल के अंदर के आप जैसे लैब में कोई एक्सपेरिमेंट करवा रहे हैं, तो आप उनको जो है स्टेप्स वगैरह बता देते हैं कि जी अब आप पहले ये चीज़ पकड़ो, बीकर है, बीकर में से पिघले में डालो, वहां से फिर कोई और केमिकल डालो, इस तरह की चीजें। तो आप बिल्कुल जो है वो स्टेप बाय स्टेप उनको खुद जो है ना वो करके एक तरह से और साथ बता रहे हैं। फिर गाइडेड रिस्पॉन्स का आ जाता है जहां पे स्टेप्स आपने लिखे हुए हैं, ठीक है, और बिल्कुल एग्जैक्ट हर स्टेप का नहीं है, लेकिन कुछ चीजें स्टूडेंट को खुद इम्प्लाई करके करनी पड़ती हैं और वो उसकी बेसिस के ऊपर जो है ना अपना एक्सपेरिमेंट्स और इस तरह के जो टास्क हैं वो परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, कभी वो उसका जो है वो हिट एंड ट्रायल की बेस पे कभी जो है वो ठीक हो जाता है, कभी उसको मसला आ जाता है, फिर वो आगे सीखता है कि कैसे उसने करना है। तो ये गाइडेड रिस्पॉन्स है, जब उसे मसला आएगा वो टीचर से पूछेगा, टीचर उसको बताएगा। फिर जो टेक्नोलॉजी के अंदर जो है वो थोड़ा सा आगे P4 P5 तक भी वो जाते हैं, जहाँ पे ये इतनी दफ़ा वो करते हैं कि उनको काफ़ी हद तक जो है ना इसकी प्रैक्टिस मतलब के हो गई होती है। तो ये एडवांस लेवल के ऊपर ना जो है ये टेक्नोलॉजी के अंदर ही ये चीज़ें जाती हैं, P7 तक बल्कि ये चीज़ आ जाती है। तो उसके बाद अफेक्टिव डोमेन के अंदर भी इसी तरीके से है रिसीविंग फिनोमिना। आमतौर पे हमारे पास जो है ना A3 A2 तक जो है ना चीज़ें होती हैं, A4 A5 तक मुश्किल ही इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी वगैरह के अंदर जाते हैं। तो हमने काफ़ी जगहों पे ये A2 A3 इसी तरह किया हुआ है। अब यहीं पे मैं ज़रा आपको बता दूं कि अब ये चीज़ें हमने देखी हैं तो हमारे कोर्स में किस तरीके से ये चीज़ें आ रही थी। तो जो मैंने एनालिसिस का स्टूडेंट्स को बताया था ट्रांजिस्टर बेस्ड सर्किट्स का, तो वो C4 लेवल पे है, मतलब कि एनालिसिस इसमें उन्होंने करना है। उनको बेसिक वर्किंग चीज़ों का पता होगा तो ही वो एनालिसिस कर सकेंगे। तो इसमें मैंने जब भी कोई क्वेश्चन पूछना है पेपर में या क्विज के अंदर, तो उस क्वेश्चन को मैंने C4 से निचले लेवल का क्वेश्चन नहीं मैंने पूछना। मतलब एनालिसिस का है तो एनालिसिस का कीवर्ड और प्रॉब्लम का लेवल भी एनालिसिस का होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि आपने जो है वो F इज इक्वल टू MA है, ठीक है, ये क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं और आप कहेंगे जी एनालाइज एंड फाइंड F द फोर्स व्हेन मास एंड एक्सेलरेशन आर दीज। इस तरीके से आप करेंगे तो वो आपने C4 का जो है वो गलत इस्तेमाल किया और C1 की चीज पूछ रहे हैं। तो ये हमारे पास जो है ना ये इस तरह की चीज़ों को चेक करने के लिए ही जो है जो फाइनल एग्जाम्स हैं, जो मिड एग्जाम्स हैं, वो DQEC से वेट करवाना जो है वो लाजमी होता है कि इस तरह का काम ना हो। अगर जिस लेवल का आपने जो है डोमेन और टेक्सोनोमी लेवल चूज किया है उसी लेवल के क्वेश्चंस हों। और ये क्वेश्चन पेपर के अंदर फॉर एग्जांपल अब मैं ये भी दिखा देता हूँ। तो अब जो क्वेश्चंस आपने मिड में या कहीं पे भी पूछने हैं ना, तो उन क्वेश्चंस में आपने ये पूरी
जो है ना इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। आपने प्रोवाइड करना है कि जी मैं ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि किस सीएलओ के ऊपर है, वो किस आगे पीएलओ के ऊपर मैप्ड है, और कौन से डोमेन और टेक्सोनोमी लेवल के ऊपर है। तो जब आप ये उस पर मार्क कर देंगे तो जो भी चेक कर रहा है वो कंप्लीट फौरन से वो देख सकेगा कि इधर वो कीवर्ड्स इस्तेमाल हुए कि नहीं, और क्या वाकई ये प्रॉब्लम उस लेवल की C5 लेवल की है कि नहीं है। तो इधर क्लास ए और क्लास बी पावर एम्पलीफायर्स के डिजाइन लेवल डिफरेंसेस को जो है ना उन्होंने चेक करके उसमें बताना है कौन सी चीज को कहाँ पे इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये एक तरह से जो है वो C5 लेवल तक पहुंच जाती है। तो इसी तरीके से जो है ये दूसरी प्रॉब्लम थी, ये भी उसी लेवल के ऊपर हमारे पास आ जाती है। ठीक है, तो ये हर क्वेश्चन के साथ आपको बताना होता है कि ये कौन से सीएलओ का है, कौन से पीएलओ का है, कौन से डोमेन और टेक्सोनोमी लेवल का है। तो इसी तरह ये C5 का हो गया, मतलब कि ये इसके मुकाबले में थोड़े ज़रा मुश्किल इसके क्वेश्चंस होंगे, ये टॉपिक थोड़ा डिफिकल्ट है। फिर आगे दोबारा C4 आ गया, और फिर लैब के अंदर जो चीज़ें थी वहाँ पे कुछ लैब में चीज़ें थी जो कि एनालिसिस की थी, कुछ आपके पास कम्युनिकेशन की थी। कम्युनिकेशन में क्या है कि लैब की रिपोर्ट बनानी है, और ये आदत उनकी बने कि जब भी कोई काम करें उसको जो है प्रॉपरली रिपोर्ट करने का जो है ना उनको पता हो कि किस तरीके से रिपोर्ट करना है और इफेक्टिवली कम्युनिकेट करना है, परफॉर्म टास्क जो है टीचर्स को। अच्छा, तो यहाँ पे ये हो गया, और उसके बाद जो है ये P4 हमारे पास जो लास्ट है ये डिज़ाइन का कुछ एक प्रोजेक्ट से, तो उन चीज़ों का आ गया। तो इन शॉर्ट क्या है कि हमारे पास जो है CLOs होंगे, और CLO में डोमेन और टेक्सोनोमी लेवल्स डिफाइंड होंगे, और आगे ये भी लिखा होगा कि जी ये कहाँ कहाँ पे इन चीज़ों को असेस करना है। फिर हर जो आपके पास एक्टिविटी है उसके कितने नंबर हैं, यहाँ पे ये पिछले वाला है, तो वो भी आपने यहाँ पे डिफाइन करना है। अब मसलन क्विज अगर आप ले रहे हैं कितने नंबर का है और आपको पता है ये CLO1 पे आ रहा है, असाइनमेंट ले रहे हैं कितने नंबरों की है, CLO1 पे है, मिड टर्म एग्जाम मैंने कहा था जी इसमें से होगा, तो वो कितने नंबरों का है। ठीक है, तो अब CLO1 पे जितनी भी चीजें मैप हो रही हैं वो 17 नंबर की हो गई। ये आपको पता है GC के सिस्टम के अंदर जो सेशनल्स हैं वो 20% होंगे, तो मैं 3 क्रेडिट आवर के कोर्स में 12 नंबर का था, तो ये सारी चीजों के नंबर मिलके 12 बनने चाहिए। और साथ में क्योंकि ये हर एक्टिविटी हमारे पास सीएलओ पे मैप थी, तो आप बस इधर नंबर लिखेंगे कितने का पूछना है, तो आपके पास ये वाला 17 भी आ जाएगा। ये ऑफ कोर्स मैनुअली एडेड है, ऐसे नहीं कि ऑटोमेटिकली ऐड कर देने। इसी तरह फाइनल वगैरह का जो है CLO2 के ऊपर जो चीज़ें थी वो आ गया, और हमारे पास जो CLO3 पे आइटम्स थी उनका भी आ गया। तो हमें पता चल गया कि जी इस कोर्स के अंदर 17 नंबर का CLO1 है, 26 नंबर का CLO2 है, और 17 नंबर का CLO3 है। फिर CLO4, 5, 6 लैब के थे। ठीक है, तो लैब्स के भी इसी तरीके से जो है ना यहाँ पे हमारे पास मार्क्स आ जाते हैं। तो टोटल हर कैटेगरी के अंदर देखेंगे 12, 18, 30, ये हमारे पास 60 मार्क्स के 20, 30 और 50% के हिसाब से हैं। और लैब के अंदर भी इसी तरीके से हमारा डिफाइंड है कि 60% लैब परफॉर्मेंस के होंगे, 10% लैब रिपोर्ट के हैं, और 30% जो है फाइनल लैब वैल्यूएशन के, कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग एक्टिविटी या वाइवे के हैं। तो वो जो कैटेगरी है वो यहाँ पे भी पूरी हो रही है, और CLOs की साइड पे भी हो रही है। ये चीज क्लियर है। ये ज्यादातर लोगों को जो ये फाइल दी जाएगी उसमें ये चीजें पहले से ही मेंशन्ड होंगी। अगर उन्होंने कुछ चेंज करना है तो वो टीचर को मतलब कम्युनिकेट कर सकते हैं, जो क्लास एडवाइजर्स को जो है वो कम्युनिकेट कर सकते हैं। और बाकी इसमें मतलब कि थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, टीचर अगर किसी एक चीज को ज्यादा वेटेज देना चाहे दूसरे के मुकाबले में, तो वो कर सकता है। फिर यहाँ पे आ गया कि जी ये CLO PLO से कैसे मैप्ड हो रहे हैं। फिर PLO के ऊपर 2 CLO आ रहे थे, यहाँ पे 3 आ रहे थे, तो उन तीनों CLOs के नंबर ऐड करें तो वो PLO के हमारे पास आ गए। तो अब ये जो नंबर आए हैं PLO के नंबर, ये हमारे पास बेसिकली चीज है कि जी इस कोर्स में ओवरऑल जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने कितने PLO के अंदर नंबर लिए होंगे। अब इन 46 में से हो सकता है कोई बच्चा 26 ले,
परसेंटेज वाइज, या कोई 80% ले ले, कोई 50% ले ले, कोई डिफरेंट परसेंटेज का, तो उससे हमें पता चलेगा कि उसका एनालिसिस कितना स्ट्रांग है और उसका डिज़ाइन कितना स्ट्रांग है और उसको कम्युनिकेट करना कितना इफेक्टिवली आता है। तो एंड पे जाके अगर असेसमेंट सारी ओबीई के तहत हुई हों तो इन नंबर्स के पीछे जो है ना, ये सिंपल नंबर्स नहीं रहते, इसके अंदर एक खास एट्रीब्यूट की इंफॉर्मेशन जो है वो मौजूद होती है कि जी एनालिसिस स्टूडेंट को कितना आता है और कितना उसको डिज़ाइन आता है, कितना उसको कम्युनिकेट करना इफेक्टिवली पता है। तो इसके बाद ये टेक्स्ट बुक्स की इंफॉर्मेशन होगी और आगे कंटेंट लिखा होगा कि टेक्स्ट बुक को लेट से यहाँ पे जो है TB1 मैंने बता दिया कि जी ये टेक्स्ट बुक 1 है और रेफरेंस बुक 1 है, तो यहाँ पे उसका बता दिया कि जी चैप्टर कौन कौन से चैप्टर में से क्या चीज़ पढ़ाई जानी है। तो ये ज़्यादातर कोर्सेज की ये सारी फाइल बनी हुई है और वो बनी बनाई फाइल जो है वो टीचर्स को दे दी जाएगी। इसी तरह लैब एक्सपेरिमेंट्स में भी लिखा हुआ है जो है वो कौन कौन से CLO से रिलेटेड इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। लैब्स अगर कुछ करवा रहे हैं तो उनका जो है ना वो सेपरेट भी, ये भी क्योंकि ज़्यादा डेप्थ में एक और चीज़ है तो वो अलहदा भी एक और सेशन आगे भी हो सकता है। और भी काफ़ी एक ना वास्ट टॉपिक है तो वो उसको खाली 1 आध घंटे में जो है ना पूरा कवर करना बहुत मुश्किल है। तो इस तरह की फाइल्स सब लोगों को दे दी जाएंगी और एट द एंड ऑफ द कोर्स जो है ना हमारे पास एक चेकलिस्ट है। ये लास्ट जो टॉपिक मैंने यहाँ पे अभी कवर करना था क्योंकि जुमे का भी फिर आगे टाइम हो रहा है। तो ये जो कोर्स फाइल के अंदर ना पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के हिसाब से वो हर कोर्स की ना ये आइटम्स डिमांड करते हैं कि जी अगर ये कोर्स पढ़ाया गया है तो हम तब मानेंगे अगर ये सारी आइटम्स जो है ना 1 से लेके ये तकरीबन 25 तक हैं, ये सारी आइटम्स जो है ना उससे रिलेटेड अवेलेबल होंगी। तो इसमें से ये जो पहली 9 आइटम्स हैं तकरीबन, ये तो आपकी कोर्स आउटलाइन में पहले ही मौजूद होती हैं और ज़्यादातर टीचर्स के पास ये पहले ही ये चीज़ उनको मिल जाएगी। ठीक है, उन्होंने बस उसके तहत पढ़ाना है आगे। ठीक है, मैपिंग, कंट्रीब्यूशंस, ये सब कुछ हो गया। फिर क्लास टाइम टेबल और स्केड्यूल ऑफ मंथली मिड, ये भी जो है ये डिपार्टमेंट से आपके पास ये इंफॉर्मेशन टाइम टेबल की होती है, कब आपके पास जो है मिड टर्म और फाइनल टर्म हो रहे हैं, इसकी भी जो है डेट शीट अवेलेबल होती है, वही आप लोग साथ अटैच कर देंगे। क्लास अटेंडेंस होगी, ट्यूटरिंग आवर्स, नॉर्मल लेक्चर्स के अलावा भी 1 आध घंटे का आपको कोई 2 घंटे का हर वीक में टाइम एक रखना होगा जिसमें स्टूडेंट आपसे कम्युनिकेट कर सके। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम हो, ये ऑफ कोर्स इन चीज़ों का स्टूडेंट से भी अगर PC वाले आएंगे वो सेपरेट पूछेंगे और क्लास एडवाइजर्स भी कि जी आपको टीचर अवेलेबिलिटी टीचर की है कि नहीं है। फिर अगर आपने कोई आप लेक्चर नहीं ले सके अनस्केड्यूल्ड हॉलीडे की वजह से और उसको आपने किया तो उसका भी रिकॉर्ड प्रोवाइड करना है। फिर ये एक आपको एंड के ऊपर जो है ना कोर्स फीडबैक फॉर्म एक दिया जाएगा जिसको आपने जो है ना वो फिल करना होगा एंड ऑफ द कोर्स के ऊपर। फिर आपने जो सैंपल लगाने हैं बेस्ट, वर्स्ट एंड एवरेज आंसर शीट्स अलोंग विद द क्वेश्चन पेपर। आपने जो मिड के और फाइनल के, मिड का जो पेपर लिया और जो फाइनल का लिया है, क्वेश्चन पेपर और सॉल्यूशंस, ठीक है, जो आपके हैंड रिटन हो या आपने किसी तरीके से सॉल्व किए हैं, और साथ में जो है कि जी बेस्ट, वर्स्ट और एवरेज फाइनल एग्जाम्स के और मिड एग्जाम्स के, वो भी आपने साथ जो है अटैच करने हैं। फिर जो वर्स्ट एंड एवरेज असाइनमेंट, एटलीस्ट 2 असाइनमेंट्स होनी चाहिए, वो आपने जो है अटैच करनी है। क्वेश्चन इसके लिए जो है ना सोल्यूशन लगाने की जरूरत नहीं है। फिर बेस्ट, वर्स्ट और एवरेज जो आपने क्विजेज लिए हैं, मीनिंग 2 क्विजेज मैंडेटरी हैं, अलोंग विद देयर जो है क्वेश्चन पेपर और सॉल्यूशंस जो हैं वो आपने लगाने हैं। लैब जो करवा रहे हैं उनकी लैब से रिलेटेड 18 to 22 आइटम्स की हैं और एंड पे आपको जो है वो कंसोलिडेटेड रिजल्ट एक आपको जो है ना वो लगाना पड़ेगा। इसके लिए आपको जो है ना ये हम बना के मटेरियल प्रोवाइड कर देंगे। बेसिकली ये जो लास्ट वाला पोर्शन है इसमें क्या चीज़ है कि जब आपने कह दिया कि जी आपने स्टूडेंट्स की जो है ना इन सारी आइटम्स के ऊपर असेसमेंट करनी है, ये सारे पे, तो आपको हर स्टूडेंट के हर आइटम के भी जो है ना वो भी आपको लिखने पड़ेंगे। अगर एक क्विज इधर है दूसरा क्विज उधर है तो आपको हर क्विज के नंबर अगेंस्ट एवरी स्टूडेंट वो भी आपको लिखने पड़ेंगे। तो एंड पे क्या होगा, इस तरह की आपके पास एक फाइल आ जाएगी, ये ड्राफ्ट हम प्रोवाइड कर देंगे आपको।
तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जी F1 जो है वो 25 नंबर का था। वो पहले फाइनल का पहला क्वेश्चन कितने नंबर आए हर स्टूडेंट के, सेकंड जो आया था इसमें कितने नंबर आए हैं क्वेश्चन के अंदर, थर्ड क्वेश्चन में कितने आए हैं, फोर्थ में कितने आए हैं। असाइनमेंट के पहला दूसरा पार्ट ये पिछली बार क्योंकि यूनिवर्सिटी की पॉलिसी के हिसाब से मिड भी असाइनमेंट के तौर पे लिया गया था, तो उसके लिए जनाब के कितने पार्ट्स के हिसाब से आया है। सेपरेट ये कुछ असाइनमेंट्स थी, क्विजेस थे। तो इस तरह करके जो है ना आपको एंड के ऊपर ये लिस्ट ऑफ मार्क्स स्टूडेंट्स की ये है इन एडिशन टू GCF पोर्टल। ये भी आपको जो है ना प्रोवाइड करनी होगी, क्योंकि ओबी सिस्टम में हमने देखना है स्टूडेंट ने CLO पास किया है या फेल किया है, और वो सिर्फ हम तभी देख सकते हैं जब हमें हर असेसमेंट के नंबर्स का पता होगा। अगर आप सारों को इकट्ठे करके लगा देंगे तो फिर ओबी सिस्टम और ट्रेडिशनल सिस्टम में फ़र्क क्या हुआ। तो इसलिए जो है ना ये हर चीज़ के मार्क्स जो है ना वो सेपरेट मेंटेन करने पड़ेंगे। और ये ऑनलाइन में थोड़ा फ़ायदा ये है कि आपके पास ये लिस्ट जो हैं ये खुद ही एक तरह की मेंटेन हो जाती हैं। क्विज़ेज़ आपने अगर गूगल फॉर्म्स पे ले रहे हैं या असाइनमेंट का, तो वहीं पे एक्सेल में जो है ना ये नंबर्स हर स्टूडेंट के अगेंस्ट आ जाएंगे। तो यहाँ पे मैं एक ये सैंपल दिखा भी दूं कि जो हमारी एंड पे कोर्स फाइल है वो ऑनलाइन किस तरह की बनती है। तो ये चेक लिस्ट के साथ जो है ना ये तमाम आइटम्स इधर में ये तमाम आइटम्स लगी हुई हैं कि जी ये 15 जो है बी हमारे पास फाइनल एग्जाम सॉल्यूशन वर्स्ट एवरेज बेस्ट यहाँ पे लगाया हुआ है। ठीक है कि ये फाइनल एग्जाम जो गूगल पिछले साल गूगल फॉर्म गूगल क्लासरूम के ऊपर अपडेट किया था, यहाँ पे उनके नंबर लगे हुए हैं, तो ये मैंने इसमें अटैच कर दिया। तो पीसी वाले आएंगे तो वो इसको देख के जो है वो बताएंगे कि जी ये मतलब चेक करना चाहें तो उनको इससे पता चल जाएगा कि वाकई ही ये सब कुछ जो पढ़ाया गया था उसको असेस किया गया और उसके नंबर्स जो हैं यहाँ पे लगे हुए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से करके जो है ना कोर्स की फाइनल जो है वो अच्छा, कंप्लीशन हमारे मतलब पास। यहाँ एक छोटा सा क्वेश्चन है, उन्होंने तो लास्ट ईयर ये किया था जी कि 100 MCQs दे दें तमाम डिपार्टमेंट, हमने MCQs बेस ही फाइनल पेपर, हम लोगों ने भी MCQs ही बेस फाइनल पेपर लिया, तो उसमें फिर किस तरह हम लोगों की इतनी एक्सरसाइज है वो किस तरह काम करेगी? जी हाँ, इसके अंदर ये था कि अब हमने तो बड़ा भट्टी साहब को भी हमने कहा था, भट्टी साहब ने आगे जाके VC साहब को भी बहुत कहा था कि हमारा ओबी सिस्टम है, हमारा चल ही नहीं सकता क्विज़ेस के। हमने अपने जो है वो CLOs की असेसमेंट देखनी है जी, डिजाइन आता है कि नहीं। तो हम MCQs में क्या उनसे डिजाइन का पूछेंगे, वो घंटे का क्वेश्चन एक बनता है। तो लेकिन एट द एंड फिर था कि अब उन्होंने VC साहब ने भी इस पे कहा था कि वो स्टूडेंट्स को जो है ना एक तरह का प्रॉमिस कर चुके हैं कि इस तरह से उनकी असेसमेंट जो है वो होगी तो उसी तरह से करना है। तो उस केस में फिर अब हमारे पास ये एक कोविड की वजह से जो है नॉर्मलस ये एक सिचुएशन बन गई है। तो उसके अंदर हम सिंपली जो है जो उनके रिजल्ट्स की फाइल नहीं बन रही, हम वही अटैच कर देंगे जी, इससे ज्यादा हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है। तो वो फिर है कि उस केस में क्योंकि हमारे पास है ही नहीं रिसोर्सेज, तो हम कैसे इसको कर सकते हैं। तो सर हम कोविड तो इस पहले सेमेस्टर जो में भी चल रहा है। जी, तो इस सेमेस्टर के अंदर जो मिड का है ना, क्योंकि उस पर यूनिवर्सिटी ने कोई फोकस नहीं किया था, वो मिड हम गूगल क्लासरूम पे ही करवाते हैं। उसमें क्या होता है जी। कि गूगल क्लासरूम के ऊपर जैसे असाइनमेंट नहीं है, आप असाइनमेंट के तौर पे जो है क्वेश्चन पेपर डालते हैं और घंटे 7-10 मिनट एक्स्ट्रा टाइम दे देते हैं बच्चों को कि वो स्कैन करें, स्कैन करके उसको वहां पे जमा करा दें। तो वो उनका मिड का जो है सब्जेक्टिव टाइप हो गया। और जिस तरह से क्विज का कल बताया गया था उस तरह से हम ऑब्जेक्टिव टाइप भी ले लेते हैं, ताकि जो है ना सब्जेक्टिव में कॉपी होने के करने के उनके ज्यादा चांसेस हैं। तो ऑब्जेक्टिव टाइप में वो क्योंकि बड़ा रैंडमाइज तरीके से करता है, तो उसकी वजह से जो है ना थोड़ा और जरा रिजल्ट एक्यूरेटली असेस हो जाते हैं स्टूडेंट्स। तो हम इस तरीके से मिड में करते रहे हैं और काफी अच्छा मतलब रिजल्ट आता रहा है। वो स्टूडेंट्स जो चीटिंग की कोशिश करते थे वो सीधा सीधा उनके जो है वो बल्कि मार्क्स डिडक्ट हो जाते थे। क्योंकि और हम क्या करते थे सब्जेक्टिव टाइप में, क्योंकि रोल नंबर वाइज चीजें पूछनी थी, तो वहां से भी कोई कॉपी की कोशिश करता था, वहां से भी उनके मार्क्स डिडक्ट हो जाते थे। तो हमारे पास सही किस्म की गाउसियन कर्व्स ही बनी है मिड के अंदर। फाइनल में अब फिर हम कुछ नहीं कर सकते थे, तो फाइनल जिस तरह का हुआ है फिर वही हमने करके अब अटैच कर देंगे। अगर इस बार वैसे कोशिश है, भट्टी साहब से भी हमने बात की थी कि हमें जो गूगल क्लासरूम पे हमने पूरा एक सिस्टम बना लिया है, जो हमने ये फाइनल में अभी इन्होंने ये MCQs की कंडीशन लगाई थी। तो पिछले
सेमेस्टर के अंदर हमने पूरा अपना गूगल क्लासरूम पे करवाया था और वो बेहतरीन तरीके से असेस होके स्टूडेंट्स को चेक करवा के पूरा प्रोसेस हो गया था। तो मतलब यूनिवर्सिटी के मुकाबले में हम एक स्टेप आगे पहुंचे हुए थे, पर इस बार हमें रोल बैक करके जो है दोबारा एमसीक्यूज के ऊपर आना पड़ रहा है। तो होपफुली इस बार हमें शायद दोबारा अलाउ कर दें तो हम अपने ही सिस्टम के तहत जो है असेसमेंट करेंगे मिड और फाइनल की। ओके सर, ठीक। जी। अच्छा सर, एक बात मैं यहाँ ऐड करना चाहूँगा कि जो भी फैकल्टी मेंबर अगर कोर्स आउटलाइन में चेंज करना चाह रहे हैं तो वो स्टार्ट ऑफ द सेमेस्टर ही प्रपोज कर लें, क्योंकि ड्यूरिंग द सेमेस्टर फिर एक कोर्स आउटलाइन आप फॉलो करे होंगे, फिर चेंज करना जो है वो पॉसिबल नहीं होगा। तो उसके लिए फिर ये है कि ना जितने भी शेयर्ड हमारे पास जो है फैकल्टी के हैं, हम ना पिछली जो कोर्स आउटलाइंस है ना वो सारी आप लोगों के साथ ना शेयर कर देंगे। आप उनको देख सकते हैं, देख के आपको फिर अंदाजा हो जाएगा कि नए टॉपिक्स जो हैं ये फॉर एग्जांपल सही नहीं है या मैं चेंज करना चाहता हूँ, तो वो परफॉर्मा भी आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। उसके थ्रू जो है ना वो फिर हम इस चेंज को जो है मतलब एज अर्ली एज पॉसिबल कर देंगे। तो मेन चीज ये होती है कि आउटकम बेस्ड एजुकेशन में ना हमें हर चीज का रिकॉर्ड रखना पड़ता है कि कोई चीज चेंज हुई है तो कब चेंज हुई है, कब मीटिंग हुई थी जिस मीटिंग में चेंज हुई है, उस मीटिंग के कब जो है वो नोटिफाई किया गया था। तो इसीलिए जैसे अभी ये मीटिंग अगर चल रही है ट्रेनिंग की, तो हमने इसकी ये रिकॉर्डिंग और सारा कुछ कर रहे हैं, और बाद में अगर कोई पीसी वाले में कहेंगे कि जी आपने कहाँ कराई है, तो हम उनको कह सकते हैं। इसके फिर पिछले हमने नोट मतलब डॉक्यूमेंटेशन इसके से रिलेटेड भी की होगी। तो इसी तरीके से जब कोई सीएलओ में या किसी में कोई चेंज हो तो वो भी हमें थ्रू डॉक्यूमेंट्री प्रोसेस जो है ना हमें उसकी ट्रेल एक रखनी है कि इसके तहत जो है ना ये चेंजेस हुई हैं। तो बाकी लेकिन है कि वो आपके साथ ये सारा मटेरियल शेयर कर दिया जाएगा, तो आपने जो भी चीज़ें उनको मॉडिफाई अगर करना है तो वो हमें मतलब कि एट द अर्लीस्ट आप बता दें। जी। तो और अगर कोई क्वेश्चन है यहाँ पे? अली रजा साहब, आपका कोई क्वेश्चन हो? ठीक है सर, इसको इम्प्लीमेंट करके एक दफ़ा देखते हैं और कोर्स फाइल बनाते हैं। उससे रिलेटेड फिर जो क्वेश्चंस होंगे वो फिर लेटर ऑन कैरी ऑन करेंगे। अभी तो ज़्यादातर चीज़ें क्लियर हैं। चलें चलें, ठीक है। जी, आप व्हाट्सएप मुझे आप बता दीजिएगा कि आप मुझे क्या क्या चीज़ व्हाट्सएप करेंगे। मतलब एक जो ओल्ड सर पढ़ाए थे इब्राहिम साहब, उनकी कोर्स फाइल भेजेंगे। जी हाँ, मैं बल्कि अभी देख लेता हूँ। आपके कोर्स का नाम क्या है? मेरे है जी इलेक्ट्रिकल इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट आता है। ये मुझे इसकी लेट मी सी, इसकी फाइल मेरे पास ना पड़ी होगी, मैं अभी देख लेता हूँ तो वो आपको जो है ना मैं सेंड भी कर दूंगा। कोर्स आउटलाइंस हमारे पास ये पिछले स्प्रिंग में ऑफर हुआ था, तो स्प्रिंग के अंदर ये एक फाइल है। ठीक है, हाँ, तो ये वाली फाइल बनी हुई है इसकी। ठीक है। चलिए सर, आप मुझे ठीक है। भेजेंगे तो मैं इसको ये बेसिकली ये कोर्स फाइल है टीचर की, ये इसमें ये सब हाँ, चीजें हैं। हाँ इसको कोर्स वो फाइल एक तो ये लिखा होता है टेक्निकली कोर्स आउटलाइन हम इसको कहते हैं। कोर्स आउटलाइन, तो ऊपर ठीक ये है। लेकिन ना एंड पे क्या होता है कोर्स के ऊपर ना, ये जो पहली कोर्स फाइल के जो पहले 9 आइटम्स है ना लिस्ट के अंदर, वो आइटम्स इसमें से होते हैं। तो वो सारी अटैचमेंट करके आप सिंगल पीडीएफ बनाएं तो फिर हम इसको कोर्स फाइल मतलब यही बन जाती है, वही चीज़ है। तो सही।
जो हम अक्सर जो है ना ये नोमेनक्लेचर में दोनों चीजें इसके लिए कह रहे होते हैं, तो आपको ये भेज दी जाएगी, आप इसमें यहाँ पे सेशन चेंज कर लें, इंफॉर्मेशन टीचर के और वो बाकी चीज़ों को चेंज करके, तो इसको आप देख भी लें कि बुक्स जिनसे करा रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप बुक्स चेंज करना चाह रहे हैं, ठीक है, ठीक है, तो ये मैं आपको जो है ना अभी सेंड कर देता हूँ। और बेटर सर। चलें, ठीक। सर सलाम साहब, ये वाली जो कोर्स फाइल्स का डाटा है डिपार्टमेंट का, ये सब कोई सीक्रेट डाटा है? इसके लिए कोई इंफॉर्मेशन वगैरह लेनी पड़ेगी किसी से? नहीं, इसके लिए कुछ नहीं है। ये हमारे पास जो है ना मतलब कि जिसको भी जो भी कोर्स पढ़ा रहा है उसको ये मिल सकता है। ठीक है सर। अभी मसलन के जैसे टेक्नोलॉजी में भी काफ़ी उन्होंने कोर्सेज का कहा था, वो OBE के ऊपर अभी रिसेंटली आ रहे हैं, और हम जो हैं वो पहले से क्योंकि 2 साल हो गए इंजीनियरिंग के अंदर, तो हमारे पास क्योंकि मटेरियल ये अवेलेबल है, तो एज इट इज़ टेक्नोलॉजी वाले लेके इसको तो फिर आगे जो है ना वो मॉडिफिकेशंस इसकी कर रहे हैं। ऑफ कोर्स कुछ जो फंडामेंटल इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में डिफरेंसेस हैं कि जी हमारा कॉग्निटिव बहुत हाई लेवल पे जा रहा है और साइकोमोटर इतना नहीं जा रहा, तो वो चीज़ें उन्होंने जो है ना इसको एज अ बेसलाइन लेके उन्होंने सारा मॉडिफाई करना है आगे जाके। तो किसी भी और डिपार्टमेंट में या किसी और यूनिवर्सिटी में एज सच ये OBE के अंदर ना एक और भी चीज़ है कि OBE में ना हमारे पास, ये तो मैं खाली कोर्स के लेवल की चीज़ें बता रहा था ना, पर इससे हायर लेवल के ऊपर ना स्टेक होल्डर्स, इंडस्ट्रियल एडवाइजरी बोर्ड है, ठीक है, और इस तरह के काफ़ी जो है ना फीडबैक के मैकेनिज्म्स हैं जिनके थ्रू लोकल इंडस्ट्री हो गई या और जो स्टेक होल्डर्स हैं, अलुमनाई हो गए, वो सारे ना काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि कोर्सेज के कंटेंट्स को भी चेंज करवाने के अंदर। तो अगर ये मतलब 5-10 साल समझें कि ये प्रोसेस सही चलता रहता है, तो एंड के ऊपर एक यूनिवर्सिटी जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ही करवा रही है लेकिन फैसलाबाद में करवा रही है, उनके जो टॉपिक्स हैं, कोर्स कंटेंट्स होंगे, वो यही इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किसी और शहर के अंदर करा रही है जहाँ पे इर्द गिर्द का एनवायरनमेंट और मसलन सियालकोट के अंदर है, वहाँ पे और तरह के इंडस्ट्री अवेलेबल है, तो उनका और हमारा जो है वो कंटेंट्स वैसे ही डिफरेंट होंगे, क्योंकि ये आहिस्ता आहिस्ता इस प्रोसेस के थ्रू ना स्लोली इसने शेप कर जाना है अपने यूनिक एनवायरनमेंट के हिसाब से, और मैकेनिज्म इस तरह के जो है ना अवेलेबल हैं। तो इसलिए जो है एक यूनिवर्सिटी दूसरे यूनिवर्सिटी का जो है वो मटेरियल एज सच इतना कोई उसमें मसला नहीं है, लेकिन उनको लेने के बावजूद उसको फिर मॉडिफाई करना पड़ेगा। अच्छा सर, कुछ छोटे छोटे सवाल हैं। एक तो स्टेक होल्डर्स या ये जो रिव्यू कमेटी है, ये अपनी रिकमेंडेशन या कैसे देंगे? मतलब मैंने कोई कमेंट्स का कॉर्नर नहीं देखा इस पूरी हमारी जो फाइल्स है इनमें, कोई ऐसा फ्यूचर के लिए कमेंट का कोई सेक्शन नहीं है कि टीचर अपना फ्यूचर इसके अंदर जी इसके अंदर ना ये एक है नंबर 14 फील्ड थ्योरी इंस्ट्रक्टर कोर्स फीडबैक फॉर्म। जी सर, ये वो मैंने ये आपको ना साथ उसके अंदर अवेलेबल है, आपको दिया जाएगा। इसमें अब मैं दोबारा खोल लूँ कोर्स ये हमारे पास है। ठीक हो गया। ठीक है, तो इसके अंदर है कि यहाँ पे पहले तो कुछ उन्होंने चीज़ें कि जी आपको जो है वो गाइडलाइंस की जो है मटेरियल सही तरह से दिया गया है स्टूडेंट्स को जो है नीचे सर मैं देखना चाह रहा हूँ कमेंट्स। ठीक है, इसमें है कमेंट्स। ठीक हो गया सर। और दूसरा सर, ये हमने वो भी किस सेमेस्टर से इम्प्लीमेंट किया, किस साल से, किस सेमेस्टर हमने किया है स्प्रिंग जो है ना 2019 से। 2019 यानी कि 2 साल होने वाले हैं हमारे इस इम्प्लीमेंट। हाँ 2 साल होने वाले हैं, तो चीज़ें काफ़ी हद तक जो है ना वो बेहतर हो गई हैं। और ये एक मतलब डिपार्टमेंट लेवल पे देखा जाए ना तो कंटिन्यूसली ये मॉडिफिकेशंस और इस तरह फीडबैक के थ्रू और सेमिनार्स के थ्रू हमें नई चीज़ें पता चलती जा रही हैं। सर एक ऑनलाइन OBE प्लेटफॉर्म भी है। जी हाँ, वो शेयर्ड वाले जो हैं उनको जो है वो डायरेक्ट उसके ऊपर ले जाने की बजाय ना वो कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो वो वाला काम जो है क्लास एडवाइजर्स ही वहाँ पे बना के इस तरह की जो लिस्ट है वो खास लिस्ट एक दे देंगे टीचर्स को। अब ये लिस्ट तो सर ऑफलाइन है ना? जी जी। तो ऑनलाइन के साथ इसको लिंक क्लास एडवाइजर जो है ना शेयर्ड फैकल्टी,
उन्होंने जी। जो है ना वो डायरेक्ट QOB के ऊपर उन्होंने नहीं कुछ करना। ठीक है, वो एडवाइजर से कॉम्प्लिकेटेड करना है। प्रोसेस हो जाएगा, उनको समझाना पड़ेगा। वो उसको हमने फिर एट द एंड ये देखा कि मोस्ट एफिशिएंट तरीका ये है कि उन्होंने नंबर ही लगाने हैं ना, तो उनको सिंपली ये लिस्ट दे दी जाएगी ठीक है, जिसके ऊपर जो है ना वो तमाम स्टूडेंट्स के नाम होंगे। उन्होंने असेसमेंट्स किए हैं, उनके पास तमाम स्टूडेंट्स के नंबर होंगे, वो नंबर इस पे डाल देंगे। और जब वो नंबर इसके ऊपर डाल देते हैं तो क्लास एडवाइजर है वो अपलोड इसको कर देगा और दैट्स इट। अब डिपार्टमेंट के जो टीचर हैं सर, वो ऑनलाइन कैसे, वो भी यही फॉर्म बनाएंगे? उनको तो खुद ही ऑनलाइन करना पड़ेगा ना अपलोड सर? उनको करना पड़ेगा। ये लास्ट सेमेस्टर्स के अंदर जो है हम एक उसके लिए भी अलहदा QOB का भी एक हम ट्रेनिंग का सेशन करवाते रहे हुए हैं, वो यावर साहब करवाते रहे हैं। उसको उनके वो QOB recorded कहते हैं पेपर सर? जी जी सर वो हमारे जब ये पास डाटा जो है शेयर कीजिएगा तो काइंडली उसका जो रिकॉर्डेड वर्जन है वो भी शेयर कर दीजिएगा। चलें ठीक है। वो मैं ये शेयर्ड वाला जो हमारा इंजीनियरिंग का ग्रुप है उसमें नहीं करूंगा क्योंकि वो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा शेयर्ड फैकल्टी के पर्सनल कर अंदर। दीजिएगा सर, वो पर्सनल कर पर्सनल दीजिए। में आपको कर देता हूँ। ठीक है। यावर साहब इधर मौजूद है मेरे ख्याल में। यावर साहब अगर वो वाला लिंक आप ना शेयर कर दें अली रजा साहब के साथ। सर कौन सा लिंक? वो जो QOB की नहीं ट्रेनिंग कराई थी जी जी इस ये पिछले सेमेस्टर के स्टार्ट में मेरे ख्याल में थी, जिसमें तमाम डिपार्टमेंटल जो फैकल्टी थी उन्होंने अपना QOB से रिलेटेड सारी चीज़ें खुद बनाई थी, एक्टिविटीज जी जी ऐड जी की थी और जी वो बिल्कुल, प्रोसेस। जी तो बिल्कुल वो बिल्कुल, मैसेज याद आ गई मुझे। चलें ठीक है, ठीक मैं वो भी शेयर कर देता हूँ लिंक। मैं अली रजा साहब को भेजना है या जी सबको जी भेजना है? अली रजा साहब को भेजें क्योंकि जो शेयर्ड बाकी फैकल्टी है ना वो हमने क्लास एडवाइजर्स ही ये काम कर देंगे। तो एडवाइजर्स के लिए कर दिया था। ठीक है जी, मैं शेयर कर देता हूँ। चलें ठीक। शुक्रिया सर। चलें ठीक जी। और कोई क्वेश्चन? अगर कोई है, वैसे अगर माइक अगर आपका एक्टिव नहीं है तो आप ना चैट के अंदर भी लिख सकते हैं। तो अगर फिर नहीं है, लेकिन है कि हम लोग अवेलेबल हैं जब भी कोई चीज़ किसी भी चीज़ के ऊपर आपने क्वेश्चन आगे पूछना होगा तो हम भी अवेलेबल हैं और क्लास एडवाइजर्स भी अवेलेबल हैं। वो भी इन सारी चीज़ों को जानते हैं। अगर उनमें भी कहीं प्रॉब्लम आएगी वो हमसे आगे पूछते रहेंगे। तो बेसिकली क्लास एडवाइजर्स का हमने इसीलिए रोल रखा है कि मेन डिपार्टमेंटल फैकल्टी मतलब कि मेन जो है DQEC हैं जो लोग हैंडल कर रहे हैं, उसके अलावा भी कुछ लोग हों जो कि जो है ना इस सारे प्रोसेस को जानते हो, तो वो उनकी भी एक तरह से ना ये मैनेज करने के ऊपर ना वो ट्रेनिंग हो रही है क्लास एडवाइजर्स की। तो ठीक है, फिर कोई क्वेश्चन नहीं है तो यहाँ पे मैं फिर जो है ये ट्रेनिंग सेशन जो है ये एंड करता हूँ। थैंक यू आप सब लोगों का कि आप लोगों ने जो है इधर अटेंड किया है और जो क्वेश्चंस आप लोगों ने काफ़ी वैल्यूएबल पूछे हैं। तो अगर कोई भी आगे मसला हो आप लोग कांटेक्ट हमसे कर सकते हैं। तो ओके जी, फिर शुक्रिया सर। चलें थैंक यू। Thank you very much, sir, for your training. Thank you. चलें थैंक यू। चलें मैं फिर ये अभी ना बंद कर रहा हूँ लीव कर।